हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरबी क्लासेस। और आज स्टार्ट होगा हमारा केमिस्ट्री का नया चैप्टर। इसका नाम है सॉलिड स्टेट। बेसिकली ये केमिस्ट्री क्लास 12th का पहला चैप्टर है, बट कंफर्म नहीं था कि इस साल ये 12th में है या नहीं, इसलिए हम लोग इसको सेकंड नंबर पे पढ़ रहे हैं। पहले हम लोगों ने पढ़ा सोल्यूशन, ठीक है। तो इस साल 2020 और 2021 में जो एग्जाम देंगे 12th क्लास का, उसका 12th में फिर से आ गया है सॉलिड स्टेट पहले नंबर पे। मतलब सॉलिड स्टेट हमको फिर से पढ़ना है। तो आइए विदाउट एनी टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं चैप्टर सॉलिड स्टेट। तो जैसा कि नाम से ही पता है, सॉलिड स्टेट मतलब किस स्टेट के बारे में पढ़ना है हमको। सॉलिड स्टेट के बारे में 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि मैटर क्या होता है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज ए मास इज कॉल्ड मैटर। मतलब दुनिया की कोई भी चीज जिसका कुछ ना कुछ वजन हो और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हो, जहां भी रख रहा हो, उसको क्या बोलते हैं, मैटर। मार्कर है, हाथ पे रखे इतना स्पेस ऑक्यूपाई किया और इस मार्कर का कुछ ना कुछ वजन है, इसलिए मार्कर क्या है, मैटर। उस टाइम आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मैटर की मेनली 3 स्टेट या 5 स्टेट पढ़े होंगे। एक है सॉलिड, लिक्विड, गैस, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, और लास्ट है 5वां है वो होता है प्लाज्मा, ठीक है। तो आपको ना लिक्विड पढ़ना है, ना गैस पढ़ना है, ना बोस आइंस्टीन पढ़ना है, ना ही प्लाज्मा पढ़ना है। चैप्टर का नाम ही जब है सॉलिड स्टेट, तो किस स्टेट के बारे में पढ़ना है, सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ना है। किस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, ठीक है। तो एक चीज और, ये पूरा जो चैप्टर है थोड़ा सा आपके दिमाग पे थोड़ा सा प्रेशर डालेगा। आपकी सोचने की क्षमता जितनी ज्यादा होगी उतना मजा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में, ठीक है। तो अपनी सोचने की क्षमता मतलब लेक्चर स्टार्ट होने से पहले बढ़ा लीजिए। कितना आप इमेजिन कर सकते हैं, कितना सपना देख सकते हैं, वो सारा सपना आपका काम आएगा। जो आप सोने में सपना देखते थे, वो हर तरह का सपना यहाँ पे आपका काम आने वाला है कि आप किस किस तरह का सपना सोच सकते थे। जो खूब बढ़िया सपना सोचते हैं, तो यहाँ भी जो बताएंगे तो वही सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेट मतलब होता है अवस्था। किसकी अवस्था, सॉलिड स्टेट पढ़ना। अब सॉलिड के बारे में आप क्या जानते हैं, नहीं जानते, उससे कोई मतलब नहीं है। सब लोग जानते हैं सॉलिड किसको बोलते हैं, बट एक बार चैप्टर का नाम है तो धीरे धीरे बताऊंगा कि सॉलिड भी क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक भी पढ़ने हैं, ठीक है। तो सॉलिड क्या होता है, सिंपल सी बात है, जिसका क्या हो, अब तक आपके मुंह से निकल गया होगा, फिक्स्ड शेप एंड फिक्स क्या हो, वॉल्यूम। फिक्स्ड शेप और जिसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है उसको क्या बोलते हैं, सॉलिड। और भी बहुत ढेर सारी सॉलिड की डेफिनेशन है। सबसे सिंपल स्टार्ट करना, आपको बहुत सॉलिड नहीं पूछेगा 12th में व्हाट इज सॉलिड, ठीक है। 9th में पूछ चुका होगा, 7th 8th में पूछ चुका होगा। तो सॉलिड उसको बोलते हैं जिसका फिक्स शेप हो। फिक्स शेप का मतलब ये मार्कर है, इसको अपने हाथ पे रखेंगे तो इसका शेप जो सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल ही रहेगा। इसको ले जाके छत पे रख देंगे तो भी सिलेंड्रिकल रहेगा। क्लास 12th में भी सिलेंड्रिकल रहेगा, क्लास 11th में भी सिलेंड्रिकल रहेगा, क्लास 10th में भी सिलेंड्रिकल रहेगा, मेरे घर में भी सिलेंड्रिकल रहेगा। इसको मून पे ले जाएंगे तो भी इसका शेप क्या होगा, सिलेंड्रिकल होगा, ठीक है। गिर गया, उठा लें तो क्या होगा, सिलेंड्रिकल होगा, ठीक है। इसका शेप अभी भी क्या होगा, सिलेंड्रिकल होगा। तो शेप जिसका चेंज ना हो और उसका वॉल्यूम चेंज ना हो, जैसे कहने का मतलब है कि अगर मेरे हाथ पे ये इतना स्पेस ले रहा है, इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसका जो वॉल्यूम है, यही वॉल्यूम अगर मून पे ले जाएं तो भी यही वॉल्यूम उतना ही जगह घेरे। इसको जुपिटर पे ले जाएं तो भी इतना ही जगह घेरे और इसका वॉल्यूम चेंज ना हो, उसको बोलते हैं सॉलिड, ठीक है। जैसे मोबाइल फोन, जिसमें मोबाइल या लैपटॉप में आप ये वीडियो देख रहे होंगे, उसको यहाँ पे देखेंगे तो भी उसका शेप वही रहेगा। उसको टॉयलेट में लेके बैठ जाएंगे तो भी टॉयलेट में उसका शेप चेंज नहीं होगा। तो सॉलिड इसको बोलते हैं जिसका शेप और जिसका वॉल्यूम चेंज ना हो, फिक्स हो, उसको क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई। कुछ इस साइड कुछ हो सकता है, फिगर विगर चले तो आपको डायग्राम इस साइड दिखता रहेगा, ठीक है। तो ज्यादा हेल्प आपको समझने में, इमेजिनेशन में ज्यादा आपको मजा आएगा, ठीक है। तो ये हो गया सॉलिड, फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड की। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड के हैं, वो भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं, ठीक है। तो जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सॉलिड स्टेट की, वो पहला है, देखते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, ठीक है। जो कोई भी अगर चीज सॉलिड बन रहा है तो सॉलिड के जो अंदर के पार्टिकल्स होंगे, एटम होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, आयंस होंगे, बहुत कुछ हो सकते हैं, वो जो पार्टिकल्स होंगे वो बहुत क्लोजली पैक्ड होंगे। क्या होंगे, बहुत ही क्लोजली पैक्ड होंगे। उनके मॉलिक्यूल्स आपस में एकदम टाइटली फिक्स होंगे, ठीक है, एकदम क्लोजली पैक्ड होंगे। पहला कैरेक्टरिस्टिक है, बहुत घुस के इसमें नहीं बता रहा हूं कि
टोटली पैक्ड होंगे, ये होंगे, बहुत होगा, प्यार मोहब्बत होगा, दो पार्टिकल्स के बीच में खूब ज्यादा मोहब्बत होगा, मतलब तोड़े से भी टूटने वाला बंधन नहीं रहेगा, एकदम भाई बहन वाला बंधन रहेगा, ठीक है, राखी फर्ज निभा रहे होंगे सब, ठीक है। तो जो भी पार्टिकल्स होंगे वो बहुत क्लोजली पैक्ड होंगे। दूसरा है इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर द स्मॉलेस्ट, फिर वही उन दो मॉलिक्यूल्स या दो एटम्स के बीच में इतना ज्यादा प्यार होगा कि वो एकदम पास पास रहेंगे, वो दूर रह ही नहीं सकते। जो भी दूरी होगी वो सबसे ज्यादा कम होगी एज ए कंपेरिजन टू गैस, एज ए कंपेरिजन टू लिक्विड, ठीक है। तो सॉलिड्स में जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, बहुत कम होगा। तीसरा है कि पार्टिकल्स कैन ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। अब देखिए सब लोग चाहते हैं कि अपनी चीजों से आजाद होकर फ्री घूमना, लेकिन सॉलिड के केस में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। और इसके बाद वाला जो लिखा है इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर द स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब कि जो उनके दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट है, कि वो इतना ज्यादा घनिष्ठ उन दोनों के बीच में प्यार है कि वो दूर रह ही नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, दूर रह ही नहीं पा रहे हैं। और लिखा है कि पार्टिकल्स कैन ओनली वाइब्रेट देयर मीन, अपने पोजीशन पे सिर्फ वाइब्रेट कर रहे हैं। एक यहाँ पे खड़ा है पार्टिकल, एक अगर मेरे बगल में पार्टिकल खड़ा है, तो हम दोनों के बीच में इतना ज्यादा प्यार है कि हम एक दूसरे से छोड़ के दूसरे को जा ही नहीं पा रहे हैं, घूम नहीं पा रहे हैं, बस अपने पोजीशन पे ही थोड़ा बहुत घूम के थोड़ा बहुत मजा ले रहे हैं, ठीक है। इसीलिए जैसे मान लीजिए सुबह प्रेयर होता है स्कूल में, तो बच्चे एक लाइन में खड़े होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, अब वो अपने पोजीशन पे ही सब चीज इधर उधर हंसी मजाक थोड़ा बहुत कर लेते हैं, इन्हें कि दौड़ के वहां भागने लगे, दौड़ के इधर भागने लगे, क्यों, क्योंकि डर होता है। वहां इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, समझिए कि इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है, बट वो एक फॉर्म क्या रहा था, टीचर का डर, कि देखते डंडा डंडा मारने लगेगा। तो वहां पे उस टाइम जो सारे प्रेयर में बच्चे रहते हैं वो क्या होते हैं, जैसे सॉलिड होते हैं, एकदम फिक्स पोजीशन पे अपने अपने खड़े रहेंगे। लेकिन जैसे ही खत्म होता है वो क्या करने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं, तो लिक्विड हो जाते हैं, गैस हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देयर पार्टिकल्स है मिनिमम एनर्जी। अब जो सॉलिड स्टेट या जितनी भी चीज सॉलिड है उनके पास एनर्जी जो होती है बहुत मिनिमम होती है। अच्छा क्यों होती है? एनर्जी जिसके पास जितना ज्यादा होगी वो उतना फ्रीली घूम सकता है। जैसे मेरे पास एनर्जी बहुत ज्यादा है तो मैं दिन भर घूम सकता हूँ, 24 घंटे घूम सकता हूँ। लेकिन जिनकी एज बहुत ज्यादा होगी, जो बुढ़े हो गए 70 साल के, उनको अगर 1 किलोमीटर टहला दो तो लेट जाएंगे, वहीं पे सोने लगेंगे, ठीक है, क्योंकि उनके पास एनर्जी क्या हो गई है, बहुत कम हो गई है। तो सॉलिड के पास भी एनर्जी बहुत कम होती है, इसीलिए वो मूव नहीं करते, एकदम आलसी होते हैं। जहां पटक दीजिए स्टूल, वो स्टूल जिंदगी भर वहीं रहेगा, हिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो जितने भी लोग सॉलिड हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है। उनको खुद आप फोर्स लगा के उठाएंगे, स्टूल रखा है, स्टूल को उठा रहे हैं, फिर फेंक रहे हैं, जहां फेंक दिया वहीं रुक गया, क्योंकि वो क्या था, सॉलिड था। लिक्विड होता तो फेंकते एक बार तो बहता रहता। तो सॉलिड के पास क्या होती है, मिनिमम एनर्जी होती है। मिनिमम एनर्जी कहने का मतलब ये नहीं, कई लोग सोचते हैं अरे कैसे मिनिमम एनर्जी, मारो तो कपार फूट जाता है तो ज्यादा ताकत है। ज्यादा ताकत मूवमेंट वाला, हम मिनिमम एनर्जी की मूवमेंट नहीं कर सकते, मतलब एनर्जी उनकी क्या मिनिमम है। 80 साल के जो बुढ़े लोग हैं उनके पास मिनिमम एनर्जी है, हमारे पास में ज्यादा है तो हम घूम रहे हैं। हम भी जब 80 साल के होंगे तो एक जगह खटिया पर लेटे रहेंगे। फिर रहते हैं हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी मतलब घनत्व, उनके छोटे से पार्ट में उनका जो मास होता है बहुत ज्यादा एक दूसरे से एकदम कंजेस्टेड होता है, तो एकदम बहुत ज्यादा घनत्व होता है। उनकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत हाई होती है। मास पर वॉल्यूम, एक छोटे से वॉल्यूम में उनका मास क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। फिर है सॉलिड पॉजेसेस रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब है कि वो अपने शेप को मेंटेन करने के लिए एकदम रिजिड है, कि नहीं मेरे शेप को चेंज नहीं कर सकते। जैसे आप रबड़ लेंगे, रबड़ को खींचेंगे तो खिंचाएगा, वो ताकत लगाता है, देखिए खींचेंगे तो ताकत लगाना पड़ता है, ताकत लगा रहा है अपने पोजीशन को फिर से पाने के लिए, लेकिन आप उससे ज्यादा फोर्स लगा दे रहे तो आप खींच ले रहे, लेकिन जैसे ही फोर्स को विथड्रॉ कर दिए वो तुरंत अपने पोजीशन पे क्या हो गया, वापस आ गया। मतलब वो अपने पोजीशन को पाने के लिए क्या था, एकदम रिजिड था, एकदम तैयार था कि मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। जैसे लोहा है, लोहे को आप खींचिए एकदम रिजिड है, खींचा खूब ताकत लगा रहा हूँ, खींचा नहीं कर रहा है, वो अपनी पोजीशन को लेकर एकदम, जो भी कह सकते हैं, वर्ड नहीं आ रहा है, कि एकदम अपने पोजीशन को लेकर वो एकदम, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, अपने पोजीशन को लेकर वो एकदम रिजिड है, ठीक है। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड स्टेट की, जो भी चीज सॉलिड होंगे उनके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक होंगे, इनसे ज्यादा भी कैरेक्टरिस्टिक हैं, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में इसके सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक नहीं पूछेगा और बहुत ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानना जरूरी नहीं है। अब जो आगे धीरे धीरे टॉपिक आएगा उसके बारे में ज्यादा जानना जरूरी है। तो एक सॉलिड का मेनली छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि सॉलिड किसको बोलते हैं। सॉलिड्स को बोलते हैं जिसका पोजीशन फिक्स हो, जिसकी फिक्स वॉल्यूम हो
और नहीं समझ में आए तो ये सारे चीज किसमें से कोई भी बोल देंगे उसको क्या बोलेंगे, सॉलिड। जिसके पास सबसे ज्यादा रिजिडिटी होगी वो भी सॉलिड, जिसकी डेंसिटी सबसे हाई होगी वो भी सॉलिड, जिसके पास मिनिमम एनर्जी होगी वो भी सॉलिड, जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा वो भी सॉलिड, जिसका जो सिर्फ अपने पोजीशन पे वाइब्रेट कर सकता है, घूम नहीं सकता, वो भी सॉलिड, जिसका इंटर पार्टिकल डिस्टेंस सबसे छोटा होगा, सबसे कम होगा, वो भी सॉलिड, तो जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड वो भी सॉलिड। तो ये से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। हो सकता है आपको सब चीजें, मेरी बातें सब समझ में आ रही होंगी, ठीक है। नहीं समझ में आ रही होंगी तो समझने की कोशिश करिए, वीडियो पॉज करिए, फिर सोचिए अच्छा सर क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। अब आते हैं जो सॉलिड स्टेट चैप्टर में आपको पढ़ना है, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, ठीक है। अब सॉलिड को क्लासिफाई किया गया, अब किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया क्या है उसको देखते हैं। तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स आया वो सॉलिड क्लासिफाई हुआ दो पार्ट में, एक होता है क्रिस्टलाइन और एक होता है एमॉर्फस, ठीक है। तो सॉलिड का जो क्लासिफिकेशन हुआ कितने पार्ट में हुआ, दो पार्ट में, एक होता है क्रिस्टलाइन और एक होता है एमॉर्फस। अब आते हैं बात करते हैं कि क्रिस्टलाइन क्या होता है और एमॉर्फस क्या होता है। देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड या क्रिस्टलाइन का मतलब ये है जब कोई भी एक चीज, या तो वो एटम हो या तो आयन हो या तो क्या हो मॉलिक्यूल हो, कोई भी सॉलिड बनता है तो तीन चीज से मिलकर बन सकता है, या तो वो एटम मिलकर बनाए हो, या तो आयन मिलकर बनाए हो, या तो क्या मिलकर बनाए हो, मॉलिक्यूल्स मिलकर बनाए हो। अब एटम, आयंस और मॉलिक्यूल अगर वो रेगुलर रिपीट कर रहे हैं, रेगुलर रिपीट कर रहे हैं, सेम रिपीटेशन चल रहा है इन 3D चारों तरफ, ऊपर नीचे दाएं बाएं, अगर एक रेगुलर अरेंजमेंट, एक रेगुलर पैटर्न चल रहा है और एक जायंट सा खूब बड़ा सॉलिड बना दिए हैं तो उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। एक रेगुलर अरेंजमेंट या रेगुलर पैटर्न बार बार जब रिपीट करता है और किस चारों डायरेक्शन में 3D में, तो ऐसे जो सॉलिड्स बनते हैं उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। जैसे कि एग्जांपल मैं बता रहा हूं, जैसे देखिए मैंने मान लिखा कि ए बी ए बी ए बी ए बी, ए के बाद फिर बी ए बी, बी के बाद क्या आ रहा था ए, तो फिर ए के बाद बी के बाद ए के बाद बी, ए बी ए बी ए बी ए बी। तो देखिए आपको यहां दिख रहा है कि ये ए बी, ये चाहे एटम हो चाहे आयन हो या मॉलिक्यूल हो, एक रेगुलर पैटर्न में अपने आप को चारों डायरेक्शन में क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। रिपीट करते करते कितना बड़ा मॉलिक्यूल सॉलिड का बना देगा, इतना बड़ा सॉलिड बना देगा कि इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन। क्लासिफिकेशन हुआ क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में। क्रिस्टलाइन सॉलिड इसको बोलते हैं जब उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स अपने चीजों को बार बार रिपीट करके एक 3 डायमेंशनल इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना दे, उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। एक सिंपल एग्जांपल ही समझ में आ गया होगा। अब जितने लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, अगर अपार्टमेंट देखे होंगे, बड़ा बड़ा 40 मंजिला अपार्टमेंट तो देखे होंगे, सबका बालकनी वही बालकनी, आगे पीछे दाएं बाएं हर जगह वही बालकनी आपको सामने से दिखाई देता है। मतलब वो जो स्ट्रक्चर है वो एक रूम का, एक अपार्टमेंट का, मतलब एक बड़ा अपार्टमेंट, उसमें एक फ्लैट का, वो बार बार फ्लैट अपने आप को रिपीट कर रहा है, एक रेगुलर अरेंजमेंट बनाया है 3D चारों तरफ से। वैसे को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। इतना चीज क्लियर है। जैसे एक मूवी आई थी रोबोट 1 और रोबोट 2, तो रोबोट 2 में आप देखे होंगे जब रजनीकांत साहब एक रोबोट थे और जब खूब ढेर सारा उसके अंदर रोबोट आया था, तो एक रोबोट अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा आगे पीछे दाएं बाएं, एक रेगुलर अरेंजमेंट है, तो उसको क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलेंगे, ठीक है। अब जितने लोग सरकारी कॉलोनी में रहे होंगे, अगर सरकारी कॉलोनी में मैं रहा हूं, मेरे पिताजी गवर्नमेंट जॉब में थे, तो 20 साल में सरकारी ही क्वार्टर में रहा हूं, तो देखा हूं कि अगर एक बिल्डिंग है तो वही बिल्डिंग बार बार अपने आप को रिपीट करते करते एक बड़ा सा खूब बड़ा बिल्डिंग बना दिया। मतलब एक फ्लैट, 2 फ्लैट, 3 फ्लैट सब रिपीट कर रहे हैं दूसरे को, एक रेगुलर अरेंजमेंट है 3D स्ट्रक्चर में, तो उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो कोई भी चीज जब रेगुलर एक पैटर्न पर रिपीट करती है तो उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। एक और एग्जांपल देखिए, मान लो लिखिए 1 0 1 0 1 0 1 0। अब आप इतने पैटर्न से समझ जाएंगे कि आगे क्या आने वाला है, 1 0 1 0 1 0 1 0 चल रहा है।
तो ये जब एक छोटा सा, चाहे वो ये एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे आयन हो, अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है, एक 3D स्ट्रक्चर बना रहा है, तो ऐसे को क्या बोलेंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो कोई भी एटम, आयन या मॉलिक्यूल या उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो अपने आप को एक रेगुलर पैटर्न में 3D में रिपीट करते हैं तो उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो एकदम क्रिस्टलाइन सॉलिड आपको हो गया होगा क्रिस्टल क्लियर। क्या हो गया होगा? क्रिस्टल क्लियर। अब आते हैं एमॉर्फस पे कि एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है। ठीक इसी का उल्टा, अब एक चीज अपने रेगुलर अरेंजमेंट में रिपीट नहीं कर रहा है। जैसे हम लिखे कि ए बी, अब आप कहेंगे अरे ए बी चल रहा है, हम कहें नहीं ए बी नहीं चल रहा है, सी आ गया, डी आ गया, एक्स वाई 1 2 3 9 8 7 7 7, थोड़ा सा रिपीट किया, फिर 8 9 6 2 जेड 2 1 11। अब यहां पे कोई रिपीटेशन दिखाई नहीं दे रहा है आपको, इस रेगुलर पैटर्न को आप पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। ए बी आया आपका, अच्छा सही है, यही पैटर्न चलेगा, लेकिन आगे जाके गड़बड़ा गया। तो जब एक एटम, आयन या मॉलिक्यूल्स जब एक रेगुलर रिपीट पैटर्न पे ना चल पाए तो उसको बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड। उसमें एक पैटर्न की जो रेगुलरिटी है वो न हो। जैसे जितने लोग अपना घर बनवा के रह रहे हैं तो उस कॉलोनी में देखेंगे, अगर अपार्टमेंट है तब तो सबका अपार्टमेंट ऐसे खड़े हो जाएंगे, देखेंगे अच्छा इनका बालकनी भी वैसे ही है, वैसे ही, पूरा अपार्टमेंट खत्म हो गया। लेकिन जो प्राइवेट खुद अपना घर बनवाते हैं तो कोई लोग देखेंगे आगे गार्डन छोड़ देंगे, तो कोई लोग गार्डन के लिए नहीं छोड़ेंगे, पूरा रोडवा पे ही चढ़ के अपना वो निकाल देंगे स्लोप, गाड़ी चढ़ाने वाला। कुछ लोग गैया आगे रख देंगे, कुछ लोग टोटी लगवा देंगे, कुछ लोग हैंडपंप लगवा देंगे। मतलब कोई रेगुलर पैटर्न ही नहीं है वहां पे घर बनवाने का। अपने हिसाब से आगे पीछे नीचे, कोई ऊपर छत तो नीचे जमीन, तो कुछ नल ऊपर, कोई बालकनी आगे तो कोई बालकनी पीछे, कोई गार्डन आगे तो कोई गार्डन पीछे। मतलब कोई रेगुलर पैटर्न जहां ना दिख रहा हो और एक बड़ा सा सॉलिड बन गया हो तो उसको क्या बोलते हैं? एमॉर्फस। जहां पे कोई रेगुलर पैटर्न ना हो, इसी के लिए क्रिस्टलाइन को बोलते हैं यूनिफॉर्म। क्या बोलते हैं? एक यूनिफॉर्म पैटर्न बना रहा है। और एमॉर्फस को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म। स्पेलिंग मिस्टेक हो जा रहा है, इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन जो है वो यूनिफॉर्म सॉलिड है, एक यूनिफॉर्म पैटर्न बना रहा है। जो बट एमॉर्फस जो सॉलिड है वो एक नॉन यूनिफॉर्म है, वो एक रेगुलर पैटर्न नहीं बना पाता है। अब क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस के बारे में आप जान गए, ठीक है। अब इसके डेफिनेशन भी जान लिए कि मतलब एक प्योर डेफिनेशन आ जाए तो क्या लिखना पड़ेगा। एकदम क्लियर हो गया होगा। क्रिस्टलाइन मतलब यूनिफॉर्म, जो बार बार अपने आप को रिपीट करे और एक बड़ा सा सॉलिड बना, इसको क्या बोलेंगे? क्रिस्टलाइन। एमॉर्फस जो अपने एक रेगुलर पैटर्न को रिपीट ही नहीं कर रहा, रिपीट नहीं कर पा रहा, उसको क्या बोलते हैं? एमॉर्फस। ठीक है, अब दोनों का डेफिनेशन लिखते हैं और दोनों में और क्या क्या डिफरेंसेस हैं उसको जानते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो डेफिनेशन है वो है, पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन ए regular 3D arrangement. The order is so regular that knowing the arrangement at one side, that at any other sides can be predicted, and this is called long range order. कह रहा है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं जो एक रेगुलर 3D अरेंजमेंट में क्या होते हैं, अपने आप को बार बार रिपीट करते हैं और आप किसी एक साइड पे पता कर लेंगे कि इसका ये रेगुलर पैटर्न चल रहा है, तो आप चारों साइड से उसके साइड्स को क्या कर सकते हैं, अपने आप नोइंग कर सकते हैं और बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर बोलते हैं, क्योंकि इसका जो ऑर्डर होता है वो लॉन्ग रेंज तक, बहुत दूर तक चलता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, इधर आपको एक डायग्राम भी दिख रहा होगा। हर बार मैं डायग्राम कोशिश करूंगा कि कुछ स्लाइड्स के हेल्प से भी डायग्राम यहाँ पे आपको दिखता है। ठीक है, तो ये हो गया क्रिस्टलाइन सॉलिड और यही डिफरेंस भी है। जैसे आप यहाँ डाल सकते हैं, क्रिस्टलाइन का पहला पॉइंट ये है, अभी इसके जस्ट बाद एमॉर्फस का पहला पॉइंट आएगा, फिर और दोनों चीजों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो ये क्रिस्टलाइन का डेफिनेशन था, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं तुरंत एमॉर्फस पे। तो क्रिस्टलाइन के बाद अब देखते हैं एमॉर्फस। एमॉर्फस की जो नॉर्मल डेफिनेशन है, जो हम बोल सकते हैं, वो है कि देयर इज नो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, देयर इज नो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कौन कौन से पार्टिकल्स से सॉलिड बनता है? एटम, आयन या मॉलिक्यूल से। या तो उनके अरेंजमेंट में कोई रेगुलर अरेंजमेंट ना हो, या और
रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन स्मॉल रीजन ओनली, मतलब एक छोटे से रीजन में थोड़ा सा आपको दिखेगा रेगुलर पैटर्न, और आप जैसे ही सोचेंगे अच्छा यही रेगुलर पैटर्न है, तब तक देखेंगे अगला क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर। क्या बोलते हैं? शॉर्ट रेंज। अगर ए बी आया, उसका सी डी ई एफ, मतलब थोड़े दूर तक आया वो रेंज पैटर्न, रेगुलर रिपीट थोड़े दूर किया और फिर रिपीटेशन क्या हो गई, बंद हो गई। और क्रिस्टलाइन में क्या होता है, रिपीटेशन चलेगी चलेगी चारों ओर चारों ओर चारों ओर, ठीक है। तो उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन, और इसको क्या बोलते हैं, एमॉर्फस। उसको बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर, इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे रबर, ग्लास और प्लास्टिक्स, ठीक है। तो रबर, ग्लास और प्लास्टिक्स जिस चीज से मतलब मिलकर बनते हैं, उसमें जो अरेंजमेंट होता है वो बहुत कुछ ही दूरी तक उनका मतलब शॉर्ट रेंज ऑर्डर ही रहते हैं। वो रेगुलर रिपीट करते हैं तो बहुत कम दूरी तक करते हैं, उसका तुरंत क्या होता है, वो रिपीटेशन क्या हो जाती है, उनकी चेंज हो जाती है। तो क्रिस्टलाइन में रेगुलर रिपीट अरेंजमेंट चलता रहता है, और एमॉर्फस में रेगुलर रिपीटेशन ऑफ अरेंजमेंट नहीं चलता है, इसलिए इसको बोलते हैं एमॉर्फस, इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन। ये था बेसिक डिफरेंस, ये पहला बेसिक डिफरेंस है। इसको आप डाल सकते हैं कि पहला डिफरेंस है दोनों के बीच में। यहाँ पे रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है, वहां पे रेगुलर अरेंजमेंट होता है। अब धीरे धीरे दोनों के बारे में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखते हुए चलेंगे। तो अरेंजमेंट का डिफरेंस तो देख लिए हम लोग कि क्रिस्टलाइन में अरेंजमेंट रेगुलर रहेगा और एमॉर्फस में नहीं रहेगा। अब मेल्टिंग पॉइंट में देखते हैं। तो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस पॉसेस शार्प मेल्टिंग पॉइंट। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होंगे वो इनका मेल्टिंग पॉइंट एकदम शार्प होता है। शार्प कहने का मतलब अगर ये मार्कर का मेल्टिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस है, तो जैसे ही 80 डिग्री पहुंचेगा तुरंत ये मार्कर तुरंत लिक्विड बन के या गैस बन के क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, तुरंत मेल्ट हो जाएगा। 80 डिग्री शार्प पहुंचते ही मार्कर क्या हो गया, मेल्ट हो गया। ऐसा नहीं कि 80 पे धीरे धीरे हो रहा है, 82 83 करते करते 90 पे हुआ, नहीं, एकदम शार्प है। जैसे ही 79.9 के बाद 80 आया तुरंत क्या हुआ, 3 खत्म। एमॉर्फस, द एमॉर्फस सब्सटेंस मेल्ट ग्रेजुअली ओवर ए टेम्परेचर रेंज, मतलब एक टेम्परेचर रेंज में होगा। जैसे मान लीजिए कि मोबाइल को मेल्ट कराना है और उसका टेम्परेचर रेंज है कि 100 डिग्री से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक। मतलब कि मोबाइल का जो टेम्परेचर रेंज है अब वो 100 से लेकर 110 के बीच में मेल्ट होता रहेगा। 110 से स्टार्ट करेगा, 101 पे धीरे 100 पे स्टार्ट करेगा और 101 102 पे धीरे धीरे मेल्ट होगा 110 तक क्या हो जाएगा, पूरा मेल्ट हो जाएगा। मतलब जो एमॉर्फस सॉलिड हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है उनका कुछ रेंज है कि इतने से स्टार्ट होंगे और इतने पे क्या हो जाएंगे, पूरा मेल्ट हो जाएंगे। लेकिन जो क्रिस्टलाइन है वो एकदम उसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स है, उसी शार्प मेल्टिंग पॉइंट वो तुरंत क्या हो जाएगा, सुई से पूरा हो जाएगा मेल्ट। ठीक है, तो ये मेल्टिंग पॉइंट के बीच का डिफरेंस था। तो जो नेक्स्ट है वो एन आइसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी। ठीक है, एन आइसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी। अब ये क्या होता है, एन आइसोट्रॉपी आइसोट्रॉपी देखते हैं। तो एन आइसोट्रॉपी का मतलब है डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब यहाँ पे ये है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका बॉइलिंग पॉइंट या और भी जितनी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, तो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। मतलब अगर कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये चीज जो एनिस्ट्रॉपी है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस शोज एनिस्ट्रॉपी। तो मान लीजिए अगर ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो इसको ऊपर से देखेंगे तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और है, इधर से देखेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और है, इधर से देखेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और है, यहां से देखेंगे तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और है। मतलब इस बॉटल की डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। मतलब जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज की है हर डायरेक्शन में अलग अलग है। यहां से देख रहे हैं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कुछ और है, इस ये डायरेक्शन का इसका मेल्टिंग पॉइंट कुछ और है, यहाँ का मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्शन कुछ और है, यहाँ का मेल्टिंग पॉइंट कुछ और है। मतलब हर डायरेक्शन में इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, चेंज होती रहती है। ऐसे सब्सटेंस वाले को क्या बोलते हैं, एन आइसोट्रॉपी। और ये कौन सा सब्सटेंस शो करता है, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस शो एन आइसोट्रॉपी। ठीक है, आइसोट्रॉपी का मतलब है डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। हर डायरेक्शन में उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, चेंज हो रही है। सर पे कुछ और है, पैर पे कुछ और है, यहाँ पे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। ये 50 डिग्री मेल्ट हो जा रहा है, यहाँ 100 डिग्री मेल्ट करना पड़ा है। तो हर तरीके की फिजिकल प्रॉपर्टीज हर डायरेक्शन में क्या है, अलग अलग है, उसको बोलते हैं एन आइसोट्रॉपी। और कौन शो करता है एन आइसोट्रॉपी, तो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस शो करता है। कौन करता है, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। आइसोट्रॉपी क्या होता है, ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। मान लीजिए ये कोई एमॉर्फस सॉलिड है, क्या है, एमॉर्फस सब्सटेंस है,
तो इसका मेल्टिंग पॉइंट टॉप पे भी वही रहेगा, यहाँ भी वही रहेगा, यहाँ भी वही रहेगा, यहाँ भी रहेगा। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो यहाँ रहेगा वो यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, हर तरीके से आइडेंटिकल होगी उसकी हर फिजिकल प्रॉपर्टीज। और कौन शो करता है आइसोट्रॉपी? तो एमॉर्फस सब्सटेंस शो आइसोट्रॉपी। तो ठीक है, ये एक डिफरेंस था एन आइसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी के बीच में। क्रिस्टलाइन शो करता है एन आइसोट्रॉपी और एमॉर्फस शो करता है आइसोट्रॉपी। क्या होता है? आइसोट्रॉपी ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज इन सेम इन ऑल डायरेक्शन, और एन आइसोट्रॉपी बदलेगा, हर डायरेक्शन में उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी? अलग अलग होगी। तो यहां तक चीजें क्लियर है। तो जो कुछ नेक्स्ट और डिफरेंसेस हैं वो हैं कि द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऑन बीइंग कट विथ ए शार्प नाइफ गिव्स ए क्लीन क्लीवेज, whereas amorphous solids undergoes an irregular breakage, ठीक है, ब्रेकेज। तो जैसे मान लीजिए क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो इसको शार्प नाइफ से अगर कट करेंगे तो जो क्लीवेज मतलब जो इस कट पार्ट और इस कट पार्ट के जो बीच का क्लीवेज होगा वो एकदम शार्प होगा, एकदम क्लीन होगा। यहाँ पे लिखा हुआ क्या? एकदम क्लीन क्लीवेज, एकदम स्मूथ होगा। लेकिन एमॉर्फस को इसे काटेंगे तो टूट जाएगा, आधा इधर निकलेगा आधा उधर निकल जाएगा, ठीक है। जैसे कोई फल काटते एकदम क्लीन कटता है, जैसे आम का सीजन आया है, आम काटेंगे तो एकदम क्लीन, मजा आता है, दिखने में स्मूथ रहता है। और उसी तरह अनार काट देंगे तो उसमें थोड़ा उसका सीड निकला रहेगा तो खुरदुरा रहेगा, तो वो एमॉर्फस है। और जो क्लीन क्लीवेज देता है उसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर कॉल्ड ट्रू सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड असली सॉलिड होता है, ट्रू सॉलिड होता है, इसको बनाया नहीं जाता है। ये ट्रू सॉलिड है, अपने नेचर से ही क्या है? वो सॉलिड है। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड्स आर कॉल्ड सूडो सॉलिड। सूडो का मतलब होता है नकली सॉलिड है। ये सुपर कूल्ड लिक्विड है। जैसे ग्लास है, आपका ग्लास जो होता है एमॉर्फस सॉलिड होता है। ग्लास को वो एक लिक्विड के फॉर्म में होता है, लेकिन उसको कूल करके ठंडा करके उसको क्या किया था? एक सॉलिड बनाया था। उसको बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। वो लिक्विड है लेकिन उसको सुपर कूल्ड कर दिया गया है, इसीलिए उसको बोलते हैं सूडो सॉलिड। वो एक तरह का है नकली सॉलिड है, ठीक है। गर्मियों के दिन में आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन अगर बहुत साल पुराना बिल्डिंग देखें, 50 साल 60 पुराना, 50 60 70 साल पुराना, और वहाँ शीशा लगा हो, तो आप ध्यान देंगे कि शीशा जो ऊपर से पतला होता है और नीचे धीरे धीरे आएंगे ना तो शीशा मोटा हो जाता है, थिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि गर्मियों के दिन में ये है क्या? ये सुपर कूल्ड लिक्विड है। गर्मियों के दिन में वो सॉलिड तो नकली है, अब वो शीशा पिघलता है, पिघल के नीचे आ जाता है, और नीचे अब उसको जगह नहीं जाने का, और रात में फिर वो ठंडा हो जाता है तो वहीं पर रुक जाता है। फिर अगले दिन गर्मी बढ़ती तो फिर शीशा पिघलता है, नीचे बैठ जाता है, धीरे धीरे पूरा शीशा क्या होता है? पिघल जाता है। बहुत सालों में ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि आप ऐसे देख रहे हैं आज अपना खिड़की बैठ के हो जाएगा, नहीं होगा। 50 साल बाद, 60 साल बाद, 100 साल बाद आपका बच्चा बताएगा कि हाँ पापा आप लगवाए थे, हो गया, मम्मी लगवाए थे शीशा, बेड क्वालिटी लगवाए थे, सुपर कूल्ड लिक्विड लगवाए थे, एमॉर्फस सॉलिड था, वो गलते जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस हो गया क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड्स का, ये डिफरेंस हो गया, ठीक है। अब हमको इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। बहुत ही अच्छी बात है। किसके बारे में पढ़ना है? सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में, जिनमें एक रेगुलर अरेंजमेंट हो, एक रेगुलर 3D अरेंजमेंट हो, इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमॉर्फस के बारे में हमको अब नहीं पढ़ना है। इसके बाद एक भी बार एमॉर्फस सॉलिड का नाम शायद नहीं लिया जाएगा, हमेशा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के ही बारे में बात होगा, ठीक है यहाँ तक। तो अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को भी क्या किया गया है? क्लासिफाई किया गया है। अब क्लासिफाई करने का तरीका क्या था, सिस्टम क्या था? तो वो क्लासिफाई किया गया बेस्ड ऑन नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स, एंड द बाइंडिंग फोर्स प्रेजेंट बिटवीन देम। मतलब अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कि कौन कौन से नेचर के पार्टिकल्स उसके मिलके बना रहे हैं उस क्रिस्टलाइन सॉलिड को, एंड द बाइंडिंग फोर्स बिटवीन देम, उनके बीच में कौन सा बाइंडिंग फोर्स लग रहा है उस एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो चार तरीके से डिवाइड किया गया, चार क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, डिवाइड करने पे आए हैं। पहला है आयोनिक सॉलिड। क्या है? आयोनिक सॉलिड, बोलिए बैठे बैठे, आयोनिक सॉलिड। दूसरा क्या है? कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड, कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड। तीसरा क्या है? मेटेलिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड। चौथा क्या है? मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। पहला, दूसरा, तीसरा का तो नाम सुना सुना लग रहा होगा। आयोनिक जानते होंगे क्या बोलते हैं, कुछ नया नहीं बताने वाले हैं, वही बताएंगे। आयोनिक जानते होंगे, कोवैलेंट भी जानते होंगे, मेटेलिक भी जानते होंगे। मॉलिक्यूलर थोड़ा नया नया सुनने में लग रहा होगा। कई लोग ये लग रहा होगा ई का है, ठीक है, तो पढ़े होंगे लेकिन याद नहीं होगा। अच्छा मेटेलिक,
ठीक है, अभी सब क्लियर हो जाएगा। तो चारों को बारी बारी देखते हैं कि ये कैसे कैसे कौन कौन से सॉलिड है। तो पहला जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का टाइप है वो है आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड क्या होता है कि नाम से ही लग रहा है ये सॉलिड किससे मिलकर बना है, आयंस से मिलकर बना है। आयंस कितने तरह के होते हैं, दो, एक तो पॉजिटिव होता है, तो क्या होता है निगेटिव। तो वही पॉजिटिव और निगेटिव जब मिल के क्या बनाते हैं, एक सॉलिड बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आयोनिक सॉलिड बोलते हैं। और वही आयंस एक रेगुलर अरेंजमेंट में रिपीट करेंगे अपने आप को, तो क्या बोलेंगे, वो किसका टाइप हो जाएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड का। इसीलिए आयोनिक सॉलिड किसका पार्ट है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का पार्ट है। तो आयोनिक सॉलिड बोलता है द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन। ठीक है, जो एटम, आयन और मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे, उसमें से आयोनिक में कौन रहता है, आयंस बनाते हैं। The constituent particles are positive and negative ion. These ions are held together by strong electrostatic force of attraction. Na plus Cl gives that NaCl, मतलब Na पॉजिटिव और Cl माइनस है, तो दोनों आयंस के बीच में एक जोरदार इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, तो बन गया NaCl। इसीलिए जो आयनिक सॉलिड होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं। क्यों स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि उनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। ठीक है, और आयनिक सॉलिड के बारे में थोड़ा बहुत और जान लेते हैं। हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्यों हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनका प्यार मोहब्बत बहुत तगड़ा होता है, उनको मेल्ट करने के लिए बहुत ज्यादा उनको एनर्जी देनी पड़ती है। इसी तरीके से बॉइलिंग पॉइंट भी वही बात है। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड फॉर्म। आयोनिक सॉलिड जो होता है अगर सॉलिड फॉर्म में है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता है, बहुत ही बैड कंडक्टर है। क्यों, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रिसिटी को मतलब इधर से उधर दौड़ाने के लिए फ्री आयंस चाहिए। अब ये जब पहले से फ्री नहीं है, ये क्या है, पैक्ड है, ये तो बधे हुए हैं, तो जब ये दौड़ ही नहीं पाएंगे यहाँ से वहां तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए होते हैं बैड कंडक्टर। बट बिकॉज आयंस आर नॉट फ्री, ठीक है, बट इन देयर सोल्यूशन, और अपने सोल्यूशन या अपने मोल्टेन फॉर्म में वो गुड कंडक्टर रहते हैं। मतलब जैसे ही वो सोल्यूशन हुए या अपने पिघले हुए फॉर्म में हुए तो वो फ्री हो जाते हैं, उनके आयंस फ्री हो जाते हैं और वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाते हैं। लास्ट, दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। ऑब्वियस सी बात है, ये आयनिक सॉलिड कैसा है, पोलर। पोलर का मतलब जिस पे चार्ज जनरेट हो। यहाँ पे Na और Cl पे चार्ज जनरेट हो रहा है, तो ये NaCl कैसा मॉलिक्यूल है, एक आयोनिक मॉलिक्यूल और एक पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल उसी में घुलेगा, उसी सॉल्वेंट में घुलेगा जो खुद क्या होना चाहिए, पोलर होना चाहिए। तो ये बेसिक सा नॉलेज था आयोनिक सॉलिड के बारे में, आपको पता चल गया। आयोनिक सॉलिड किन दो चीजों से मिलकर बनेगा, आयंस से मिलकर बनेगा। एक पॉजिटिव होंगे और एक क्या होंगे, निगेटिव। अगर यही आयंस बार बार रिपीट करके रेगुलर रिपीटेशन कर रहे हैं तो ये क्या बनाएंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसीलिए आयोनिक सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्या है, पार्ट है। अब दूसरा देखते हैं, स्क्रीनशॉट और नोट करते रहिए, ठीक है, बोलना ना पड़े बार बार इसका स्क्रीनशॉट, इसको नोट करिए, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लिए। थोड़ा भी मैं इधर उधर होता हूँ, जहां फ्रेम से इधर हुआ मारी खट से स्क्रीनशॉट, इसको नोट करते रहे। बढ़िया बढ़िया नोट्स बनाइए, 12th में टॉप करना है सबको। तो जो दूसरा है हमारे पास वो है कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड, ठीक है। अब कोवैलेंट का मतलब ही है कि दो लोग के बीच में कैसा बॉन्ड बन रहा होगा, कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा होगा। अच्छा, कोवैलेंट बॉन्ड कहाँ बनता है, ये नॉन मेटल्स के बीच में बनता है। अगर मेटल आ जाएगा तो मेटल तो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसके पास पॉजिटिव आयन आ जाएगा, तो वो तो आयनिक वाले बनेंगे। तो नॉन मेटल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं, शेयर करते हैं, और शेयर वाले बॉन्ड को क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि इन दीज सॉलिड्स द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉन मेटल एटम्स लिंक्ड टू द एडजेसेंट एटम्स बाय कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। इसमें जो भी एटम्स पार्टिसिपेट करेंगे वो नॉन मेटल्स होंगे और वो एक कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू क्या होंगे, लिंक्ड होंगे, ठीक है। दे आर डायरेक्शनल इन नेचर। डायरेक्शन मतलब अगर एक कोवैलेंट बॉन्ड यहां बना है तो ये अगला इधर बनेगा, इधर बनते 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 एक डायरेक्शन की तरह एक खूब बड़ा मॉलिक्यूल बना देंगे, ठीक है। डायरेक्शन इन नेचर होते हैं, एक डायरेक्शन में स्टार्ट हुआ तो बनता जाएगा बनता जाएगा बनता जाएगा बनता जाएगा। दे आर वेरी हार्ड एंड ब्रिटल। ये बहुत ही हार्ड होते हैं और क्या होते हैं, ब्रिटल इन नेचर होते हैं। तीसरा है कि दे आर इंसुलेटर्स एंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ नो फ्री आयंस। जिस तरीके से आयोनिक सॉलिड अपने मोल्टेन और लिक्विड स्टेट या एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते थे, मतलब क्योंकि उनके पास फ्री आयंस हो जाते थे, बट यहाँ पे जो है वो फ्री आयंस नहीं मिल पा रहे और ना ही फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं कि हम इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं,
यहाँ से वहां कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करा पाए। अच्छा, आयंस तो हो ही नहीं सकते क्योंकि ये नॉन मेटल्स के बीच में है। अब नॉन मेटल्स आयन में कैसे कन्वर्ट होंगे? अब एक नॉन मेटल जब एक मेटल के साथ जुड़ता तो दोनों आयंस में कन्वर्ट होते, लेकिन यहाँ दोनों नॉन मेटल्स हैं। अच्छा चलिए, दोनों नॉन मेटल हैं और शेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो फ्री आयंस तो नहीं बन पाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन अगर फ्री हो जाए तो भी इलेक्ट्रिसिटी दौड़ सकती है। अगर इलेक्ट्रॉन भी फ्री हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन भी अगर फ्लो करने लगेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगेगी। लेकिन नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रॉन भी फ्री नहीं होते हैं, वो क्या कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं और वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। जैसे इस साइड आपको एक डायमंड का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, तो डायमंड मतलब कार्बन कार्बन एक नॉन मेटल है। अब देखिए, हर कार्बन जो है वो हर 4 कार्बन के साथ क्या है, लिंक है। हर एक कार्बन एक 4 कार्बन के साथ लिंक है। तो अब वो जो 4 कार्बन के साथ वो लिंक है तो उसके एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। देखिए, एक जायंट मॉलिक्यूल बनता जा रहा है डायमंड का स्ट्रक्चर, और कोई भी इलेक्ट्रॉन उसके क्या है, फ्री नहीं है। अब लास्ट और ऊपर भी बनेगा, लेकिन अब डायग्राम पूरा तो बन नहीं सकता। ऊपर भी जुड़ेंगे इस तरह, नीचे भी जुड़ेंगे, दाएं भी जुड़ेंगे और बाएं भी जुड़े रहेंगे। तो इस तरह से कार्बन का भी एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। लेकिन इसीलिए एग्जांपल में लिखा है डायमंड। लेकिन जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट का भी अगर देखिए यहाँ पे अभी स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको ग्रेफाइट का, तो ग्रेफाइट में क्या होता है, जो ऊपर वाले आपको एक कार्बन दिख रहा है और फिर आपको नीचे वाला कार्बन दिख रहा है, इनके बीच में एक डॉटेड जो लाइन दिख रही है, वो डॉटेड लाइन मतलब इतना दूर पे रहता है। एक नीचे वाला कार्बन इतना दूर है और ऊपर वाला कार्बन इतना दूर है कि जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है, वो इतनी कमजोर वो बॉन्ड बनता है, इतनी कमजोर वो बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड, कि वो जो इलेक्ट्रॉन दोनों को जोड़े हुए हैं, यहाँ ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन और नीचे वाला इलेक्ट्रॉन, वो लगभग क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। और ग्रेफाइट में जो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, होने लगता है। बट डायमंड में यही चीज नहीं हो पाता है क्योंकि वहां वो स्ट्रांगली बाउंड होते हैं। ठीक है, लास्ट है, दे फॉर्म जायंट मॉलिक्यूल्स। ऑब्वियस बात है, एक नेटवर्क बनता जा रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड का नेटवर्क करते शक्तिमान बन गया है, इतना बड़ा नेटवर्क बन गया है, तो वो मॉलिक्यूल क्या होते हैं कि जायंट मॉलिक्यूल होते हैं। तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड का भी और ये कोवेलेंट एंड और नेटवर्क सॉलिड का भी आपको कॉन्सेप्ट क्या हो गया, क्लियर हो गया। ये इसके बारे में बहुत ज्यादा आपको डिटेल में नहीं पढ़ना, भी डिटेल जो आएगा वो धीरे धीरे आएगा। ठीक है, धीरे धीरे जब मेन टॉपिक सॉलिड स्टेट का भी स्टार्ट होगा। अभी ये सब नॉर्मल, आप थोड़ा बहुत इन सब चीजों के बारे में जान रहे हैं, तो थोड़ा बहुत और जानना है, एक बार इसको रिवीजन करना है और आगे बढ़ते चलना है। तो जो नेक्स्ट टाइप का सॉलिड है वो है हमारे पास मेटेलिक सॉलिड। ठीक है, मेटेलिक सॉलिड का मतलब ये है कि मेटेलिक बॉन्डिंग हो रही है। एक्चुअली ये होता क्या है देखते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। लिखा है कि इन दिस द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल आयन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स. These are produced from metal atoms because metal atoms have low ionization energy and easily lose their valence electron to leave behind positively charged ion called kernels. अब धीरे जानते हैं होता क्या है। ठीक है, अब कोई भी चीज अगर मेटल है तो मेटल के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे और वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा अपने आप को क्या करने के लिए, स्टेबल करने के लिए, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। अब जैसे ही मेटल वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उस मेटल पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक मेटल है, ये भी 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 एक मेटल है। ठीक है, खूब ढेर सारे मेटल के एटम हैं, खूब ढेर सारे हैं, बनाया इतना कम ही हूँ। ठीक है, अब मेटल है तो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। मान लेते हैं हर मेटल दो दो इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है, लूज किया। दो इसका हो गया, दो इसका हो गया, दो 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 दो, खूब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन और मेटल अपना क्या कर दिए हैं, लूज कर दिए। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो इन मेटल्स के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। मान लेते हैं और मेटल है तो और इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, लूज कर दिए हैं। ठीक है, सब पे क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब होता क्या है कि मान लीजिए ये एक मेटल है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो ये इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। इन दो को भी करेगा, इनको भी करेगा, इनको भी करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को भी करेगा, इनको भी करेगा, ये मेटल इनको भी करेंगे, इनको भी करेंगे, इनको भी करेंगे, इनको भी करेंगे, ये मेटल इनको भी कर रहे होंगे, इनको भी कर रहे होंगे, इनको भी कर रहे होंगे, इनको भी कर रहे होंगे। ये सब मेटल एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे।
तो ये जो मेटल और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसी को बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड। और यहाँ पे अगर खूब ढेर सारे मेटल्स के एटम, तो खूब ढेर सारे में करोड़ों लाखें होंगे, तो उसमें आपको जो इलेक्ट्रॉन दिखेंगे वो खूब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। अगर ये बीच का लाइन हम सब मिटा दें, बना दिए हैं, तो आपको यहाँ पे खूब ढेर सारे क्या दिखेंगे, इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। और खूब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन ये ऐसे लगेंगे कि ये लगेगा आपको सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या लगेगा, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। अच्छा, इस मेटल और पॉजिटिव आयंस को इंक्लूड करके बोला जाता है कर्नल्स। कर्नल्स का मतलब ही है कि न्यूक्लियस, इस मेटल का न्यूक्लियस प्लस इस पे पॉजिटिव चार्ज को हम इंक्लूड करके कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, कर्नल्स। ठीक है, तो और ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा उसको बोलते हैं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन या सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई। इन इलेक्ट्रॉन और मेटल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसी को बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मेटेलिक सॉलिड भी क्लियर होगा। मेटेलिक सॉलिड का मतलब यही है कि इन दीज द कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन। ये पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन ही उसके कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे। एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रिलीज ये कर रहे हैं, इधर उधर दौड़ रहे हैं। तो दीज आर प्रोड्यूस फ्रॉम द मेटल। क्यों, कैसे प्रोड्यूस होता है आपको पता है कि मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है, और ऐसे ऐसे कार्यक्रम हो जाता है। तो यहाँ पे आपको एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। सी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपको पता होना चाहिए। और मेटेलिक सॉलिड भी यहाँ पे क्या हो गया, क्लियर हो गया। आयोनिक भी हो गया, कोवैलेंट और नेटवर्क भी हो गया, मेटेलिक भी हो गया। लास्ट है आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड। आइए उसको भी खत्म करते हैं। तो जो लास्ट टाइप का हमारे पास सॉलिड है वो है मॉलिक्यूलर सॉलिड। नाम से ही पता चल रहा है कि जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और जो सॉलिड जनरेट होगा उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर यहाँ पे क्या होंगे, मॉलिक्यूल होंगे। अब ये मॉलिक्यूलर सॉलिड फिर फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का मतलब ही है कि जो सॉलिड होगा, वो जो दो मॉलिक्यूल्स होंगे वो दोनों नॉन पोलर होंगे। नॉन पोलर का मतलब आप समझ रहे होंगे, दोनों के ऊपर चार्ज जनरेट नहीं हो रहा होगा। तो ये हो गया क्लियर, बहुत ज्यादा नहीं समझना है। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का मतलब है कि दो जो मॉलिक्यूल्स होंगे उन पे चार्ज जनरेट हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, चार्ज जनरेट हो रहा होगा। वो किस तरीके के सॉलिड होंगे, पोलर। और नॉन पोलर आप जान रहे हैं, क्लास 11 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो आपको पता होगा पोलर क्या होता है, नॉन पोलर क्या होता है। तीसरा है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड मतलब ये है कि उन मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा जिनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड तब बनता है जब हाइड्रोजन हो और हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव किसी एलिमेंट के साथ जुड़ा हो, जैसे फॉन। फॉन इज डॉन। ठीक है, फॉन क्या है, डॉन है। जब हाइड्रोजन इन तीनों एलिमेंट के साथ किसी के साथ जुड़ा रहेगा, और जैसे मान लीजिए ऐसे बनता है, ये हुआ हाइड्रोजन एक फ्लोरीन के साथ जुड़ गया, फिर दूसरा मॉलिक्यूल कोई है हाइड्रोजन फ्लोरीन का, ये दोनों जुड़े हुए हैं। तो ये एक मॉलिक्यूल था और ये एक मॉलिक्यूल था, दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग थे। लेकिन अब इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ये इसके इलेक्ट्रॉन को उधर खींच लेगा, तो इस पे पॉजिटिव आ जाता है और इस पे क्या आता है, निगेटिव। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जब इस तरीके का कोई हाइड्रोजन बॉन्ड वाला मॉलिक्यूलर सॉलिड बनेगा तो उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मॉलिक्यूलर सॉलिड का मतलब ही है कि उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम या आयंस नहीं होंगे, क्या मॉलिक्यूल्स जुड़ रहे होंगे। ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड भी तीन टाइप का है, हाइड्रोजन बॉन्डेड, पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर। नॉन पोलर मतलब जो मॉलिक्यूल्स पे कोई चार्ज नहीं होगा, पोलर मतलब जिनके पर चार्ज होगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड मतलब जिसमें हाइड्रोजन होगा और हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ क्या होगा, जुड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये बेसिक कहानी हो गई सॉलिड स्टेट्स की खत्म। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में लगभग सारी बातें क्या हो चुकी हैं, ये बेसिक जो था वो आप जान गए। ठीक है, एमरफस हम लोग को पढ़ना नहीं है इस चैप्टर में। तो अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो आएगा वही स्पेस लैटिस, क्रिस्टल लैटिस, यूनिट सेल। जो मेन इस चैप्टर की चीजें हैं वो क्या होंगी, यहाँ से अब स्टार्ट होंगी। ठीक है, तो अभी तक जो भी था सब चीज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अच्छे से पढ़िए
अच्छे से पढ़ते रहिए, खाते रहिए, एकदम डेडिकेट रहिए पढ़ने के लिए। सिर्फ खाने के लिए डेडिकेट रहते हैं कि तरबूज आया है, जल्दी से खाना है, पापा मना कर दिए लेकिन खाना है, अब कैसे खाना है, एकदम बेचैन है। उसी बेचैनी के साथ पढ़िए कि आज हम पढ़े नहीं हैं तो बेचैनी हमको महसूस हो रही है, 1 घंटा पढ़े नहीं, बेचैनी महसूस हो रहा है। तो इस बेचैनी के साथ पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, और जब कोई चीज़ समझ में आ जाएगी तो और ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि आप बेचैन हैं उस चीज़ को समझने के लिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। बैठने जब देखने बैठिए वहीं कम से कम 10-20 दोस्तों को तुरंत शेयर कर दीजिए, तुम भी देखो बैठ के। ठीक है, तो आगे कुछ ज़्यादा नहीं बोलते हैं, और ऑल द बेस्ट।